अगुआ बजट के पीछे मंशा ये है, मैया समान योजना 1,36,000 करोड़ रुपया। और एम्स देवघर की आज गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पहली मीटिंग है। हम इस निमित्त यहाँ पे आए हैं और इसी बहाने अभी सारे हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे लोगों से, पार्टी के सहयोगियों से, अभी चाहे संजय जी हों, राजेंद्र जी हैं, सारे लोग अलग अलग लोगों के साथ, सारे यूथ कांग्रेस के लोग हैं, सबसे अभी हम लोग बात भी कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं जो आज हम लोग चाहेंगे कि जो हमारी मीटिंग है, बोर्ड की मीटिंग है, जो इश्यूज हैं, एक तो सबसे महत्वपूर्ण इश्यूज मैं समझता हूँ, जो बातें आई स्थानीय स्तर पे, कि जो लैंड लूजर हैं, जिनकी ज़मीन गई है या जो स्थानीय लोग हैं, वो एम्स प्रबंधन के द्वारा लगातार उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, नज़रअंदाज की गई है। मेरा यह प्रयास होगा कि आज मैं एजेंडे में चेयरमैन से परमिशन लेने के बाद उनसे इस बात को रखूँ। फिर नड्डा जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे भी इस बात को हम उनके संज्ञान में भी बात लाएँगे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, ताकि कल को सरकार कोई भी ज़मीन अगर एक्वायर करना चाहे, तो ये गलत धारणा नहीं बने कि आप लैंड एक्वायर करते हैं, रोजी पिक्चर दिखलाते हैं और उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में भी भूमि अधिग्रहण में हमें परेशानी करेगा। तो ये मेरे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा दूसरा जो है, एम्स इसलिए बना यहाँ पे कि रिम्स अगर रांची में है, ये उप राजधानी है, यहाँ इसलिए बना इस साइड में मतलब संथाल प्रणाली मानी जाती है, देवघर में बाबा की नगरी है। इस पूरे बेल्ट के लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा हो, लेकिन पता चला केवल ओपीडी यहाँ कार्यरत है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं है। मेरे जो इश्यूज है आज बोर्ड में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके बारे में तो बात होगी होगी, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे, मानव संसाधन के बारे। एक तो मानव संसाधन में एक बेसिक, क्या फैकल्टी क्या है, टीचर्स हमारे क्या हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अगर मान लीजिए एम्स, क्योंकि भारत में एम्स से बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एपेक्स बॉडी है, तो फैकल्टी सब होना चाहिए, और फैकल्टी है तो टीचर्स है कि नहीं है, एक। दूसरी बात कि ये इमरजेंसी जो ट्रॉमा सेंटर के बारे, उसके बारे क्या व्यवस्था है, क्योंकि लोग अभी भी पता चला कि दुर्गापुर लोग जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, यहाँ नहीं हो रहा है, तो वो सब इश्यूज हैं। फिर जो सर्विस जो है, सर्विस आप है तो किस 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 चीज़ का सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई स्पेशल कोई ऐसा है कि नहीं। आप एक तो होता नॉर्मल होता है और स्पेशल होता है कि भाई आई का बहुत अच्छा है, कैंसर का बहुत अच्छा है, हार्ट का बहुत अच्छा है, तो उसके लिए क्या क्या आपको डॉक्टर्स क्या है, स्पेशलिस्ट लोग हैं कि नहीं। और एक और जो है क्वालिटी, जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है, तो यहाँ जो गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी होती है, उसके लिए NQAS, उस जो सर्टिफिकेशन होता है NQAS, वो सर्टिफाइड करती है कि ये हाँ भाई अप टू मार्क है कि नहीं, अगर है उसमें है कि नहीं, तो वो हम पूछेंगे कि भाई उसका क्या पोजीशन है, स्टैंडर्ड है कि नहीं। फिर वही मैंने कहा, उसी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन, कि अगर नहीं हुआ तो फिर आगे उसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं, उसका मार्क क्या है कि नहीं। क्योंकि दूसरी बात, एक बार IEC, आई से हो गया इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, क्योंकि एम्स खुल गया है और इस बेल्ट में लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्या क्या चीज़ यहाँ है, तो प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या आपसे पूछ रहे हैं कभी एम्स प्रबंधन, जो मीडिया जगत के आप लोग हैं, जो सबसे बड़े प्रहरी है चीज़ों को करते हैं, आप लोगों से कभी विचार विमर्श हुआ क्या कभी भी? मीडिया से इंटरेक्शन नहीं, लेकिन नहीं सर, नहीं हुआ सर। मीडिया से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आज बात भी रखूंगा, मीडिया से टाइम टू टाइम उनको इंटरेक्शन भी, अभी क्योंकि नया है, इंटरेक्शन करना चाहिए। यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया हो, गांव के लोगों से उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए। यहाँ के लोकल बॉडी से क्या इंटरेक्शन किए आप, कैसे लोग जानेंगे हमारे क्या सुविधा है, हम क्या जाए, क्योंकि आपके उसके बहुत सारे मेडिकल के प्रोटोकॉल होते हैं जो हमको नहीं पता है, आम लोग कैसे पता है। तो वो बातें करनी चाहिए, क्योंकि जितना इजी करेंगे उतना अच्छा होगा। इसलिए मैंने कहा कि प्रचार प्रसार मेरे इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, ये इसके बारे हम है। दूसरी बात और एक चीज़ है, जैसे ICU का क्या पोजीशन है, CCU का क्या पोजीशन है, SNCU का क्या पोजीशन है, PICU के क्या पोजीशन है, OT का क्या, OT का मान लीजिए OT वाला आप ऑपरेशन थिएटर, तो अब एक ऑपरेशन थिएटर में जो आंख का ऑपरेशन थिएटर है, हार्ट का ऑपरेशन थिएटर अलग होगा, किसी का और का अलग होगा, तो उसकी क्या व्यवस्था है, अलग अलग है कि नहीं है। तो ये सब हमारे मेजर मुद्दे हैं
जिनको लेके हम यहाँ पर अभिभावक की भूमिका में, अभिभावक मतलब मैं गलती नहीं, मैं इसको बेहतर करने की दिशा में मैं आया हूँ। इनसे बात करूँगा और इनसे बात करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि भाई हमारे लोग जो हमारे सांसद उनके लिए या जनप्रतिनिधि उपयोगी है, उनकी बातों को है, हमें आप हमें बताएं हम कहाँ जाके बात करें, हम दिल्ली में बात करें, उनसे बातें करेंगे और इसको स्वास्थ्य सुविधा को ओवरऑल उद्देश्य के स्वास्थ्य सुविधा को हम बेहतर करें और कहीं न कहीं कोई भी संस्थान हो बिना स्थानीय समर्थन के, ना बिना स्थानीय सहभागिता के आप बेहतर प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आप स्थानीय लोगों के उनकी जो मांग है उनको जो जायज़ मांग है, मैं फिर कह रहा हूँ जायज़ मांग है, उनसे बातें होनी चाहिए और आप प्रयास करो कि भाई एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के तरीके से आगे बढ़ें। ये मेरा आज पहला उद्देश्य है। अब एजेंडा वहाँ पर है लेकिन मेरे एजेंडे जो है मैंने आपको बहुत डिटेल बता दिया और ये एजेंडा मैंने डॉक्टरों से, एम्स के डॉक्टरों से, सारे लोगों से बात करने के बाद, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि गलतियां ढूंढें कम, उसको बेहतर कैसे करें, उस उद्देश्य से मैं यहाँ पे आज निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि देवों को देव महादेव बाबा की नगरी और जो स्वयं सृष्टिकर्ता भी है, संहारक भी है, शिवरात्रि भी आने वाला है। तो मैं तो सबसे पहले कि आगे जो शिवरात्रि है सारे लोगों को, पत्रकार मित्रों और सारे लोगों को मैं शिवरात्रि के पहले तो शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि मैंने कहा कि बाबा भोलेनाथ, अगर हम कहें बाबा को तो बाबा तो इतने सरल हैं, सहज हैं और वो सारी चीज़ों को समझते हैं। बाबा की कृपा पूरे देश, राज्य ही नहीं पूरे देश पे हो और आज हम इसलिए मैंने कहा कि आज मैंने पूजा अर्चना की है सुख समृद्धि के लिए और लोगों के लिए और जाहिर सी बात है कि मेरा एक उद्देश्य होता है क्योंकि सार्वजनिक जीवन में है तो मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है। जब काफ़ी परिवार बड़ा है तो पूरे परिवार के लिए, झारखंड परिवार, देश का परिवार, क्योंकि मैं देश के सर्वोच्च पंचायत का सदस्य भी हूँ, इसलिए मैंने कहा कि राज्य से मेरा परिवार काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं सारे लोगों के सुख समृद्धि के लिए मैंने प्रार्थना भी वहाँ पे की है। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सर लगातार भाजपा सवाल उठाती है। देवघर जिले में संथाल क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर, हाल फिलहाल में आनंद ओझा विधायक से उनको धमकी दी गई है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको बताऊँ कल मेरे पास एक वीडियो आया, 2 चीज़ मैं बता रहा हूँ जहाँ भाजपा की सरकार है, असम की बात, असम की मैं आ रहा हूँ। असम की बात, तो कल असम के एमपी को जिस प्रकार भाजपा के लोगों ने धक्का मुक्का किया, उनको पूरा गिरा दिया गया। जिस प्रकार वहाँ सासाराम में एक दलित हमारे एमपी हैं मनोज कुमार, उनका सर फाट उनको एडमिट थे। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी अगर राज्यों के अनुसार लॉ ऑर्डर देखे, लॉ ऑर्डर पूरे राज्य नहीं या पूरे सब जगह लॉ को ऑर्डर में तो रखना ही चाहिए। हम भी मानते हैं चीज़ों को और आज भी मैंने कहा कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, कोई अनंत ओझा की बात केवल नहीं है, यहाँ आम लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करें और ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि लॉ ऑर्डर की जो समस्या है, जहाँ भी हमारे संज्ञान में बातें आती हैं, सरकार उसको सक्षमता से निपटती है। हाँ, कुछ इंडिविजुअल्स अगर कहीं हैं, तो वहाँ पे कहीं ज़रूर थोड़ी चूक हो जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, तो हम ज़रूर प्रयास करें। अभी मैंने उपायुक्त महोदय से भी मेरी अभी बातचीत हुई है। कल मेरे एसपी साहब से एसपी साहब रांची में हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। तो ये चर्चाएँ होती है कि कैसे, क्योंकि अभी आपका शिव बारात आने वाला है, यहाँ पे शिवरात्रि का ये समय है, तो कैसे हम बेहतर तरीके से लोगों को, नागरिकों की जो सुरक्षा है, नागरिकों को दिक्कत ना हो, को मैंने उनसे भी चर्चा की है। और मैंने आपको बताया कि वहाँ की फैकल्टी, अगर फैकल्टी कितने रनिंग पोजीशन में है, स्पेशलिस्ट लोग कौन-कौन लोग हैं, टीचर्स पूरे हैं कि नहीं हैं। अगर जो एम्स एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी संस्थान है, अगर आप हो सकता है यहाँ से कहीं रेफ़र कर रहे हों, अगर रेफ़र कर रहे हैं तो किस कंडीशन में रेफ़र कर रहे हैं, एयर एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मैंने कहा कि कोई भी प्रबंधन, कहीं का भी कोई प्रबंधन हो, स्थानीय लोगों की सहभागिता, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जो एम्स के लैंड लूज़र हैं, जो स्थानीय लोग, कहीं न कहीं उनकी भावनाओं का यहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। एक रिजेंटमेंट का एक बड़ा कारण यहाँ पे देखा। मैंने कहा कि मैं प्रबंधन के साथ-साथ देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके भी संज्ञान में इस बात को लाऊँगा और ये प्रयास करूँगा अगर संभव हो, तो आप एक छोटी कमिटी बना दें। आप डीसी, एसपी और लोकल लोगों के साथ या कहीं भी आप वहाँ से दिल्ली से कोई कमिटी बनाएँ, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। क्योंकि ओवरऑल हमारा उद्देश्य है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा क्या उसको बोले, ईज़ी वे में, सरल तरीके से उनको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो, ये हमारा एक प्रयास है।
पहले हमारे प्रभारी हमारे अध्यक्ष और तो सीनियर लीडर के साथ एक शब्द उन्होंने जो कहा कि अबुआ बजट। अबुआ बजट के पीछे मंशा ये है कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, उनके अनुसार बजट हो, उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार हम बजट को प्रेजेंट करें। एक हमने प्रयास किया है। हमारे देखिए आय का स्रोत हमारे क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, नए नए विकल्प तलाश रहे हैं। मैं अभी वित्त मंत्री जी से भी दिल्ली में हमारी बातचीत हुई थी। मैंने कहा कि क्योंकि हम बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं को पुनः कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे मैया सम्मान योजना, तो हम नए आय के स्रोत कहाँ से लाएं, क्या करें। तो चर्चा हम चिंतित हैं, चर्चा हम कर रहे हैं और प्रयास करें कि नए स्रोत, आय के नए स्रोत हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चीज है, 1,36,000 करोड़ रुपया ये केंद्र के पास झारखंड सरकार का बकाया है। रॉयल्टी का, लैंड एक्विजिशन का पैसा, आपका कॉमन काउज का पैसा, पीएसयू के पास कोल फील्ड के पास, कोल सीसीएल के पास बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया। हमारा जो बजट होता है उतना पैसा बचा है। मैं समझता हूं अगर आप वो पैसे देंगे तो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य कार्यों में उस पैसे का हम उपयोग कर सकते हैं। हम तो अपेक्षा करते हैं कि 9 भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो सांसद हैं, 5 तो हम ही हैं इंडिया गठबंधन के, उनको इस बात को भी वहां रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है। कोई हम नए पैसे नहीं मांग रहे हैं और काफी दिनों से लंबित है। और आपको मैं और एक स्मरण दिला दूं कि पूर्वी परिषद, जिसमें पूरे नॉर्थ या ईस्ट और नॉर्थ के लोगों की मीटिंग, ममता बनर्जी जी उसके अध्यक्ष थी, अमित शाह जी उसमें पार्टिसिपेट किए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उसमें पार्टिसिपेट किए और उसमें भी ये बातें आई थी। लेकिन आज सरकार डिनाई भी कर रही है, दे नहीं रही है। तो ये अहम मुद्दा है और इसलिए मैंने कहा कि हम लोग ये प्रयास करें बजट में एक हो कि यहाँ के अनुसार यहाँ के लोगों को रिलीफ मिले और यहाँ के लोगों को प्राथमिकता, यहाँ के लोगों मतलब झारखंड के लोगों को उनको प्राथमिकता मिले, हमारा प्रयास है। सर हाल फिलहाल में सर हाफिजुल हसन अंसारी जो मंत्री है, उन्होंने कहा कि 30,000 लोगों की मौत हो गई है सर महाकुंभ में, इसको कैसे देखते हैं? इस तरह की बातें देखिए मैं समझता हूँ, देखिए एक चीज है, महाकुंभ हमारी धार्मिक परंपरा, हमारी आस्था से जुड़ी हुई चीज है और कोई नई चीज नहीं है। त्रिवेणी में गंगा, जमुना, सरस्वती, जो सरस्वती आज लुप्त हो गई है, और ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर आपको स्मरण दिला दूं कि महर्षि ऋषि टंडन ने और जवाहरलाल नेहरू जी, देश के प्रधानमंत्री जी, ने एक बात कही थी, ये हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारी विरासत जो है, ये साधु संतों और धार्मिक आयोजन ये है, जो कोई इसे वीआईपी कल्चर में ना ले जाया जाए। आपने देखा होगा जिस प्रकार इसे प्रोपेगेंडा किया गया कि यहाँ पर प्रतिदिन इतने करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं, इसको इतना ज्यादा पॉलिटिकलाइज भारतीय जनता पार्टी ने किया, मिसमैनेजमेंट सारा हो गया। अब नतीजा क्या, कहीं आग लग गई है, कहीं स्टैम्पेड हुआ, मतलब दब गए लोग। मेरा ये मानना है, मैंने पार्लियामेंट में इस बात को हम लोगों ने कहा भी है कि जो लोग यहाँ बहुत आस्था के साथ वहां पे कुंभ स्नान करने गए, क्या हिंदू धार्मिक रीति रिवाज, क्या दफनाने की परंपरा है क्या? वो जेसीबी से उठा लिए, ट्रैक्टरों से उठा लिए और दफन कर दिए। उनके लोगों को आज भी वो लोग कहाँ हैं, कोई चीजें आज तक उनको सूचना नहीं दी गई है। एक बात बोले, हमने सारा सीसीटीवी कैमरे हैं, डिजिटल पूरा वो है, पूरा ड्रोन से हम चीजों को देख रहे हैं। हमने कहा जब सब कुछ डिजिटल है तो कितने डिजिट में लोगों की मृत्यु हुई तो बता दो ना। ये तो आप बता नहीं पा रहे हो। हमारा कोई ये नहीं, हमारा कहना कि आपने इसको इतना अव्यवस्था फैला दिया है। और मैं तो कल भी कहा था, मैं आज भी कहना चाहूंगा, राजनीति का धर्म इन्हें निभाना चाहिए। इन्होंने धर्म की वहां राजनीति की, जिसके कारण ये अव्यवस्था वहां पर बन गई। तो संसद में यहाँ जो लाख करोड़ रुपया जो हमारा झारखंड का बकाया है केंद्र पर, तो ये सवाल आपने संसद में उठाया क्या? निश्चित रूप से आपको मैं स्मरण दिला दूं, प्रश्न बहुत बार क्लब कर दिए जाते हैं। तो इंडिया गठबंधन के, अगर पप्पू यादव जो कि इंडिया गठबंधन का मानते हैं, तो पप्पू यादव जी का प्रश्न उसमें आ गया है और सरकार ने, इसलिए मैंने कहा है, सरकार ने इनकार किया, इसको सदन में इनकार किया कि मेरे पैसे बकाया नहीं है। फिर मैंने उसे रेक्टिफाई किया कि केंद्र कहने का मतलब जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीसीएल है,
उसके उसके पैसे सारे जो केंद्र की चीजें हैं 1,36,000 करोड़ रुपया, और सरकार ने स्वीकार भी किया। आपने अभी देखा होगा कोयला राज्य मंत्री आते, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया कि मैं इसे क्या हो तो पार्ट में इसे पेमेंट करने की व्यवस्था करता हूं। तो ये पहली बात तो सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। और निश्चित रूप से ये आपने जो कहा कि मैंने पीटीआई हो, एएनआई हो, अगर आप देखते होंगे तो मेरे वक्तव्य तो उसमें अभी आए क्या होंगे। उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट सरकार उसे स्वीकार ही नहीं कर रही है, उसमें भी कंट्रोवर्सी है। मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं, सरकार का जवाब आया। इसलिए मैंने कहा कि सरकार इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। सरकार ने शुरू में स्वीकार ही नहीं किया। तो इसको लेके आप लोग कोर्ट जा सकते हैं क्या? कोर्ट नहीं, हम संवैधानिक तरीके से ही इसे पैसे को लेंगे, क्योंकि कोई छिपी हुई बात नहीं, उसमें कैलकुलेशन है ना, वो तो कैलकुलेशन है। कोर्ट की आवश्यकता नहीं, हम सरकार से ऐसे ही लेंगे। सरकार से ऐसे नहीं, या तो मैंने कहा कि हम संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांगों को मांग रहे हैं। आपको लगता